फाइनली वो समय आ चुका है जिस समय का इंतजार ऑडियंस काफ़ी दिनों से कर रहे थे। एक जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि ये मिस्ट्री मैन कौन है, फाइनली आज वो रिवील्ड हो चुका है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मंडे नाइट रॉ का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। पूरा ये जो शो रहा वो कैसा रहा और कितने रेटिंग ये डिजर्व करता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शो का स्टार्ट होता है जॉन सीना के फेयरवेल मैच को दिखाया जाता है जो कि एसएनएमई में हुआ था। पूरा मैच को का जो हाईलाइट है वो दिखाया जाता है एंड इसके बाद गुंथर का ही इंट्रेंस होता है, यानी कि शो का जो किक ऑफ है वो गुंथर के द्वारा करा जाता है। जैसे ही गुंथर का इंट्रेंस होता है तो ऑडियंस के तरफ से बहुत सारे बूज उसको मिले, मतलब बहुत ज़्यादा हेट जो है यहाँ पर गुंथर को मिल रहा है और गुंथर भी इसी चीज़ को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप हेट करो, आपको जितना बूज करना है आप वो करते रहो, ठीक है। इसके बाद गुंथर आके ये माइक के सामने बोलते हैं कि जो मैंने बोला था वो मैंने किया, मैंने जॉन सीना को गिव अप करवाया, मैंने एक बच्चे की तरह उसे टैप आउट करवाया। भाई इस तरह का जो मजाक है वो गुंथर जॉन सीना का उड़ाते हैं। इसके बाद गुंथर जो है वो रिंग से उतर कर जाने लगते हैं, फिर वो वापस रिंग में आते हैं। लोगों की तरफ से जो बूज है वो कंटिन्यू रहता है, फिर वो रिंग के बाहर चले जाते हैं, दोबारा फिर से वो वापस रिंग के ऊपर आते हैं, फिर वापस आता है और फिर कहता है कि जॉन सीना को टैप आउट करवाया एक छोटे बच्चे की तरह। एक ऐसा मतलब बार बार इस चीज़ को वो बोल रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो जॉन सीना का यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा था। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि अब ये मेरा टाइम है, ठीक है। और फिर गुंथर रिंग से उतरकर बैक स्टेज जो है वो हंसते हुए जा रहे होते हैं। तो जैसे ही वो बैक स्टेज जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ओटिस मिल जाते हैं। फिर ये जो ओटिस है वो गुंथर से कहता है बहुत मज़ा आ रहा है ना, इस तरह का वो गुंथर को बोलते हैं ओटिस। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ठीक थोड़ा सा आगे में ही R-Truth फिर वहाँ पर मिलते हैं। फिर वो कहता है कि R-Truth गुंथर कहता है कि तुम एक कचरा हो, मतलब इस तरह से गुंथर का मजाक R-Truth जो है उड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गुंथर जो है जॉन सीना का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए जा रहे थे कि अरे जॉन सीना को तो मैंने टैप आउट करवा दिया एक बच्चा की तरह, ऐसे करके, ठीक है ना, इस वजह से। और फिर वहाँ पर भी R-Truth का भी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं। गुंथर वहाँ से एक घमंड में देखा जाए तो हंसते हुए वहाँ से भी वो निकल जाते हैं। फिर आगे में थोड़ी ही आगे फिर एडम पियर्स मिल जाता है। फिर वो एडम पियर्स गुंथर से कहता है कि बहुत प्राउड फील कर रहे हो ना? तो गुंथर कहता है कि हाँ भाई, जॉन सीना को हराया है तो ऑब्वियस ये बात है कि प्राउड फील तो होगा। एडम पियर्स कहता है कि तुमने जॉन सीना को हराया और रिटायरमेंट में भेज दिया और अब उसका मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह से एडम पियर्स जो है गुंथर को बोल रहे होते हैं। और फिर एडम पियर्स ने उसे कहा वहाँ से निकल जाने को कहा कि चलो जाओ यहाँ से, ऐसे करके मतलब कहा कि चलो यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो फिर वहाँ से जब एग्जिट करके हुए गुंथर जो है बाहर जा रहे होते हैं अपने कार के पास, तो वहीं पे एजे स्टाइल्स भी वहाँ पर मिलते हैं। तो एजे स्टाइल से फिर गुंथर ही एजे स्टाइल से कहता है तुम्हें भी कुछ बोलना है क्या, तुझे भी कुछ बोलना है क्या? तो एजे स्टाइल कुछ बोलता नहीं है। फिर जब गुंथर गाड़ी पे बैठ लेता, अपना जो कार था अपने कार पे बैठता है और वहाँ से जाते समय, कार से जाते समय जो जॉन सीना का इस तरह से करके जो यू कांट सी मी वाला एक जो स्टाइल होता है वो ये एजे स्टाइल को दिखा के वहाँ से फिर वो निकल लेते हैं। तो इस तरह का ये जो एक सेगमेंट रहा है, अच्छा सेगमेंट रहा, बहुत मज़ा आया और ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा जो गुंथर को जो बूज है वो कर रही थी। तो अच्छा ये जो सेगमेंट है वो देखने में वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ तक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि कमेंटेटर्स यहाँ पर अभी तक किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा था, मतलब शो एक तरफ से देखा जाए ना तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ये सब सारी चीज़ें घटनाएं घटी है। अब इसके बाद एक टैग टीम मैच होता है न्यू डे वर्सेस जे एंड जिमी उसोस का, जो कि ये शायद लास्ट के जो प्रीवियस जो आपका मंडे नाइट रॉ हुआ था वहीं पे एडवर्टाइज हो गया था कि टैग टीम मैच होगा न्यू डे वर्सेस जे एंड जिमी उसोस का, एक टैग टीम मैच था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो उसोस है अपना ईट वाला जो मूवमेंट है वो ईट करते हुए इंट्रेंस करते हैं। फिर जिमी ने अपना एक मतलब मैच स्टार्ट होता है इन दोनों के बीच में, न्यू डे और जिमी उसो के बीच में यहाँ पर
मैच स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में जिमी ने अपना एक हीपर टैग लगाया। अच्छा, जब ये सारी चीज़ हो रही थी तो जो ग्रेशन वॉलर था वो रिंग के बाहर में था। ऑब्वियस सी बात है कि न्यू डे का वो पार्ट है तो रिंग के बाहर में रहेगा ही। कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स टैग टीम मैच में शामिल थे और जो आपका ग्रेशन वॉलर था वो रिंग के बाहर में ही डिस्टर्ब कर रहा था। तो ग्रेशन वॉलर ने सबसे पहले जिम के ऊपर रिंग के बाहर में अटैक किया। ठीक है, जे उसो ने जेवियर वुड्स के ऊपर एक स्प्लैश लगा दिया। इसके बाद ग्रेशन वॉलर को वो बार बार जो चीट कर रहे थे, इस चीट को जो रेफरी है वो देख लेता है। तो इस वजह से रेफरी ग्रेशन वॉलर को फिर वहाँ से बाहर जाने के लिए बोल देता है। जैसे रेफरी जो नहीं कहता है कि चलो निकलो यहाँ से, तो उस तरह का जो स्टाइल्स है वो करके ग्रेशन वॉलर को वहाँ से निकाल देता है। इसके बाद मैच कंटिन्यू होता है। उस ने अपना डबल सुपर किक लगाया। जिमी और जे उसो दोनों एक साथ उसो स्प्लैश लगाते हैं, पिन करने की कोशिश की, बट वुड जो जेवियर वुड था उसने किक आउट कर दिया। ठीक है, पहली कोशिश जो है नाकामयाब रही। फिर कोफी ने एक स्प्लैश लगाया जिमी के ऊपर। फिर एक डबल टीम मूवमेंट भी आती है, न्यू डे का डबल टीम मूव आता है। फिर पिन करने का कोशिश होता है। इस डबल टीम मूव के बाद पिन करने की कोशिश होती है जिमी के ऊपर, बट जिमी ने यहाँ पर भी किक आउट कर दिया। जे उसो ने रिंग के बाहर एक स्पीयर लगाया जेवियर वुड के ऊपर। रिंग में जिमी ने कोफी के ऊपर भी एक स्पीयर लगाया। फिर उसो ने अपना 1D मूव लगाया और फिर यहाँ पर उसोज ने ये मैच जीत लिया। तो ओवरऑल ये मैच का यहाँ पर कहानी था। इसके बाद बैक स्टेज हमें विजन का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट दिखाई देता है। इसमें ब्रॉन ब्रेकर जो है कहता है कि हमने एले नाइट को तो बाहर कर दिया और अब हमें सीएम पंक को डिस्ट्रॉय करना है। तो यहाँ पर जो मास्क मैन है उसकी बात होती है। पॉल हेमन अभी भी ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। ठीक है, इस तरह की बात चलती है आपस में। फिर इसके बाद रिया रिप्ली और ईओ स्काई आती है, रिंग में आने की कोशिश करती है। तो जैसे ही रिया रिप्ली का एंट्रेंस हो रहा होता है, वैसे ही जिधर ऑडियंस साइड रहती है बैक स्टेज के साइड मतलब पीछे में, तो उधर से ही जो आसुका होती है वो एंट्रेंस के दौरान ही अपना जो पॉइजन मिस्ट होता है वो रिया रिप्ली के ऊपर लगा देती है। और फिर काबुकी वॉरियर ने दोनों पर हमला किया, अटैक किया और काफ़ी ज़्यादा जो है मारपीट हुआ। मतलब इन्हीं लोगों ने मारा, ये मतलब आसुका और जो कायरी सेन थी इन लोगों ने ही अटैक किया रिया रिप्ली और ईओ स्काई का और इनको खूब धोया। ठीक है, इनके तरफ से एक भी फाइट मतलब रिया रिप्ली और ईओ स्काई जो है इन दोनों को ये आसुका और कायरी से इनको मार नहीं सके। ठीक है, इन लोगों ने ही इन पर अटैक करा था। इसके बाद ईवी नाइल वर्सेस मैक्सिम डुप्री का वुमेन्स इंटर कॉन्टिनेंशियल चैंपियनशिप होता है। मैक्सी डुप्री डिफेंस कर रही थी अपनी पहली टाइटल को। ठीक है, डुप्री ने सबसे पहले एक पावर बम लगाया, डुप्री ने एंगल लॉक लगाया। इसके बाद ईवी नाइल ने टैप आउट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा इस मैच में था कुछ नहीं। ठीक है, छोटा सा मैच रहा और डुप्री फिर यहाँ पर अपना जो टाइटल है वो डिफेंस कर लेती है, मतलब जीत जाती है। पहला टाइटल डिफेंस यहाँ पर सक्सेसफुल रहा। फिर एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को हमें मिलता है जहाँ पर जेवॉन एवन और EL ग्रेनेड अमेरिकानो इन दोनों के बीच में एक सेगमेंट देखने को मिलता है। बातचीत होता है इन दोनों के बीच में अपना कुछ। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीक रॉ के लिए यहाँ पर मैच फिक्स हो जाता है जेवॉन एवन और रेयो अमेरिकानो के बीच में। ठीक है, इसके बाद फिर सीएम पंक का एंट्रेंस होता है। अब जब सीएम पंक एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो वाकई में जो पंक थे ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहते हैं और आके फिर वो कहते हैं कि मैंने 2 बैक टू बैक रॉ को मिस किया क्योंकि मैं मेडिकली फिट नहीं था। ब्रॉन ब्रेकर के बारे में भी वो कहता है कि 2 हफ्ते से वो लगातार उसकी बकबक को सुन रहा है, क्योंकि लगातार 2 हफ्ते से सीएम पंक आ नहीं रहे थे। तो लगातार 2 हफ्ते से देखा जाए तो ब्रॉन ब्रेकर जो है सीएम पंक को बहुत कुछ कह गए थे। इनफैक्ट सीएम पंक की वाइफ जो है इजीली उसके बारे में भी बहुत बहुत ख़राब बातें बोली गई थी कि मैं तुम्हारी बीवी को भी अपने पास रख लूँगा। अगर आपको याद हो पिछला मंडे नाइट रॉ, तो वहाँ पर ये सब बात बोला था। ठीक है, तो फिर वही चीज़ आके यहाँ पर सीएम पंक कहते हैं
कि अगर तू मेरी बीवी के बारे में बात किया तो तेरी आंखें निकाल लूँगा और तेरे ऊपर पेशाब भी कर दूंगा। भाई इस तरह की बातें जो है यहाँ पर की गई। और फिर जैसे कि याद होगा कि 5 जनवरी को मैच होना है ब्रॉन ब्रेकर और सीएम पंक के बीच में, तो सीएम पंक उसी के बारे में कहते हैं कि अगर दम है तो अकेले आना, मुझे पता है तेरे में तो हिम्मत है नहीं और तू अकेले आएगा नहीं, तो तू चाहे कुछ भी कर ले, किसी को भी लेकर आ जा मेरे पास, मैं तुझे इस बार फोड़ने वाला हूँ, मैं तुझे हराने वाला हूँ। और फिर अब इसके बाद हमें एक बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलता है जजमेंट डे का। हालांकि यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में लिव मॉर्गन कहती है मेरी बहन रकेल रॉड्रिगज न्यू WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियन बनने वाली है, क्योंकि रकेल रॉड्रिगज का जो मैच है वो स्टेफनी वेकर के साथ होना था। फिर आगे कहती है रॉड्रिगज जो है, रकेल रॉड्रिगज आगे वो कहती है कि टाइटल आने वाला है जजमेंट डे के पास, ठीक है, क्योंकि हम रॉक को चलाते हैं, इस तरह से वो बात करती है और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहा कि रकेल रॉड्रिगज ने लिव मॉर्गन या फिर जजमेंट डे को रिंग साइड पर आने के लिए नहीं कहा, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैच स्टार्ट होता है स्टेफनी वेकर और रकेल रॉड्रिगज का, और ये जो मैच है ये वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का होता है। और आपको पहले बता दूं कि स्टेफनी वेकर का एक रिकॉर्ड रहा है, ये अगर पूरे साल का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखो स्टेफनी वेकर का, तो इसमें स्टेफनी वेकर ने रकेल रॉड्रिगज से पहले टोटल 17 मैच लड़े हैं, जिसमें से 2 मैच में नहीं 17 नहीं 19 मैच लड़े हैं, जिसमें से 17 मैच में रकेल रॉड्रिगज ने जीत हासिल की है और 2 मैच किसी दूसरे अपोनेंट ने जीती है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेफनी वेकर ने अपना जो सिग्नेचर मूव जो लगाती है वो वाला लगाया, फिर रॉड्रिगज ने क्लोज लाइन लगाया निक। बट यहाँ पर देखा जाए, देखो मैच जो है इसमें इस मैच में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि मैच जो है बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं चलता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि निकी बेला बीच मैच में आ जाती है और दोनों पे हमला कर देती है। पहले तो वो ये रकेल रॉड्रिगज के ऊपर हमला करती है, क्योंकि लास्ट जो मंडे नाइट रॉ हुआ था वहाँ पर रकेल रॉड्रिगज यानी कि जो जजमेंट डे था वो निकी बेला के ऊपर अटैक किया था, तो पहले उसके ऊपर अटैक करती है, फिर इसके बाद निकी बेला जो है ये स्टेफनी वेकर के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद बैक स्टेज हमें एडम पियर्स और पॉल हेमन के बीच में एक सेगमेंट देखने को मिलता है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था, क्योंकि यहाँ पर जो एडम पियर्स थे ये पॉल हेमन को ये कह रहे थे कि जो ये मिस्ट्री मैन है आज उसको तुमको रिवील करना है, इस तरह की बातें वो कहते हैं, ठीक है। एडम पियर्स जो है पूछता है कि मिस्ट्री मैन कौन है बताओ, तो पॉल हेमन कहता है, पहले कहता है सेथ रॉलिन्स, बेकी लिंच, निक ऑल्डिस, फिर कहता है मुझे नहीं पता, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर वही एडम पियर्स कह देता है कि आज मिस्ट्री मैन्स का मतलब रिवील करो, इस तरह का बात वो कहता है कि आज मिस्ट्री मैन को रिवील करो, इस तरह से, ठीक है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर बैक स्टेज ही हमें रिया रिप्ली दिखाई देती है, जिससे एडम पियर्स से वो बात करती है, कहती है कि भाई मुझे आस्का चाहिए। तो नेक्स्ट वीक रॉक के लिए आस्का और रिया रिप्ली के बीच में एक मैच सेट हो जाता है। अब इसके बाद फिर हमें बैक स्टेज सीएम पंक और रे मिस्टीरियो देखने को मिलते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि देखो भाई जो विजन है ना ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे बच के रहना, लेकिन हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो टेंशन मत लो, मैं तेरे साथ हूँ, जाके उसके मुंह पर मारो, उसके दांत तोड़ो, इस तरह का बात जो है सीएम पंक रे मिस्टीरियो को बैक स्टेज बोलते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पर एजे स्टाइल एंड ड्रैगन ली बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं। एजे स्टाइल और ड्रैगन ली ये दोनों हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, और वो कहते हैं कि चाहे कोई भी हो हम अपना टाइटल डिफेंस करके रहेंगे, क्योंकि टैग टीम टाइटल का यहाँ पर बात चल रहा है कि जिनके जिनके बीच में लड़ना है, तो इसी चीज़ को ये बता रहे हैं कि भाई कोई भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, टैग टीम चैंपियंस जो भी हमसे लड़ने के लिए आएगा हम उसको हराएंगे, ठीक है। वहीं पर निकी बेला आ जाती है, उन लोगों को जाने के बाद वहाँ पर निकी बेला आती है और कहती है कि मैं एक लेजेंड हूँ, तो तू सुन स्टेफनी वेकर के लिए खास करके ये लाइन बोली गई थी कि मैं एक लेजेंड हूँ, तू सुन स्टेफनी वेकर, तुझे मेरे जूते चमकाने हैं, इस तरह की बात वो करती है। अब फिर
नेक्स्ट वीक बेली और रॉक्सेन परेज का एक मैच होगा, इसको लेकर एडवर्टाइज करवाया जाता है। और जो जो भी मैच होना है, जिसके बारे में अभी मैंने पहले भी आपको जिक्र करा था, बताया था, वो सब के मैच के बारे में बताया जाता है कि ये सब नेक्स्ट वीक में आपका होने वाला है। अब यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट हमें दिखाई देता है बेली और लायरा वेलकेरिया के बीच में। देखो भाई, इन दोनों का जो सेगमेंट दिखाया जाता है तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता है, मतलब कुछ खास ऐसा इनके बीच में भी फिलहाल स्टोरी चल नहीं रहा है, बट ठीक है जो भी है। तो वहीं पे फिर लायरा वेलकेरिया के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये मतलब बेसिकली इस सेगमेंट में ऐसा खास कुछ होता नहीं है, बस ये जो लायरा वेलकेरिया है ये बेली के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करती है। एंड अब फाइनली शो का मेन इवेंट होता है रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल का। तो रे मिस्टीरियो ने लोगन पॉल को सबसे पहले एक थप्पड़ लगाया जैसे ही दोनों का मैच स्टार्ट होता है, तो मतलब एक ज़बरदस्त चाटा जो है रे मिस्टीरियो ने लोगन पॉल के ऊपर लगाया था, ठीक है। फिर इसके बाद रे मिस्टीरियो अपने 619 के लिए भी जाते हैं, लेकिन ये पॉल ने अपना पैर से मार के रे मिस्टीरियो को फिर वहाँ से गिरा दिया, मतलब कि अच्छा सा वो काउंटर कर लेता है। फिर लोगन पॉल मून सॉल्ट के लिए भी जा रहे होते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो इसका भी काउंटर कर देते हैं। लोगन पॉल ने रनिंग पावर स्लैम लगाया, एक ज़बरदस्त पावर, मतलब देखो जो एक जो पावर स्लैम एक पूरा बॉडी बिल्डर जो लगाता है उसका पावर स्लैम देखने में हमें ज़्यादा मज़ा आता है, बट लोगन पॉल थोड़े से हट्टे कट्टे नहीं है, थोड़े पतले दुबले टाइप के हैं, तो इनका जो रनिंग पावर स्लैम है उतना ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं लगा, ठीक है। फिर रे मिस्टीरियो अपने 619 के लिए जाते हैं, दोबारा से यहाँ पर लोगन पॉल ने इसका काउंटर कर लिया। अब वहाँ पर विजन आते दिखाई देते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है, बीच में आगे स्टेज से वहाँ पर विजन दिखाई देते हैं। लेकिन होता क्या है कि आगे जैसे ही विजन आगे आते हैं वहीं पीछे से ही सीएम पंक एक चेयर लेकर आ रहे होते हैं और फिर विजन को मतलब कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को मारते मारते फिर वो वहीं से बाहर कर देते हैं, उन लोग को रिंग साइड में आने का मौका तक नहीं देते हैं। फिर पॉल हेमन ने लोगन पॉल को वो ब्रास नकल दिया था, ठीक है। रे मिस्टीरियो ने काउंटर करते हुए ब्रास नकल से मारने की कोशिश किया, तो इसको काउंटर करते हुए अपना 619 लगाया। फिर यहाँ पर आता है एक इंटरेस्टिंग मोड, ब्रास नकल ने रे मिस्टीरियो जैसे ही उठाते हैं पीछे से वो मिस्ट्री मैन आ जाता है और रे मिस्टीरियो के ऊपर स्टॉम्प लगा देता है। फिर से दोबारा से यहाँ पर वो मिस्ट्री मैन आ जाता है और रे मिस्टीरियो के ऊपर एक स्टॉम्प लगा देता है। लोगन पॉल रे मिस्टीरियो के ऊपर एक स्प्लैश लगाते हैं और फिर यहाँ पर लोगन पॉल जो है मैच जीत जाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जो मिस्ट्री मैन है और लोगन पॉल रिंग के ऊपर रहते हैं, रे मिस्टीरियो रहते हैं, दोनों शायद मारने की कोशिश करते हैं रे मिस्टीरियो को, लेकिन यहाँ पर सीएम पंक आ जाता है और जो मास्क मैन है यानी जो मिस्ट्री मैन है वो वहाँ से चला जाता है, जाने लगता है और ऑडियंस के पास घुसकर वहाँ पर अपना फेस को रिवील करता है। क्योंकि मैंने बताया कि एडम पियर्स ने ये पॉल हेमन को बैक स्टेज ही कह दिया था कि आज तुम्हें जो मिस्ट्री मैन है उसको रिवील करना है, ठीक है ना। तो फिर ऑडियंस के पास जाके जब ये मिस्ट्री मैन है अपने आप को रिवील करता है तो पता चलता है कि ये कोई नहीं ऑस्टिन थ्योरी ही था, जो कि हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे कि ये जो मिस्ट्री मैन है वो आई थिंक ऑस्टिन थ्योरी ही है। और फिर जब सीएम पंक रिंग के ऊपर थे तो रिंग के पास ब्रॉन ब्रेकर आए और फिर सीएम पंक को एक स्पीयर लगा दिया। तो भाई जो मेन इवेंट रहा बहुत ज़्यादा तगड़ा रहा, देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप इस शो को रेट करो तो एक आध दो मैच अगर आप इसका छोड़ दो तो बाकी ओवरऑल ये जो शो रहा, चाहे वो आपका किक ऑफ करना हो गुंथर का या फिर लास्ट में जो मेन इवेंट है वो ज़बरदस्त रहा। और किसी भी शो में अगर आप मेन इवेंट किक ऑफ अगर अच्छा आप कर देते हो, बीच के सेगमेंट अगर आपका नॉर्मल भी रहता है तो वो जो शो रहता है वो सुपर हिट होता है। तो मैं फ़िलहाल अभी इस शो को 4.50 रेटिंग करूँगा आउट ऑफ 5, क्योंकि शो वाकई में ज़बरदस्त था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और एक जो हमारे मन में सवाल था कि ये मिस्ट्री मैन कौन है वो हमें पता चल गया है,
कि भाई ये कोई नहीं बल्कि ऑस्टिन थ्योरी ही है। अब इंटरेस्टिंग ये होगा, अब हालांकि देखो आज के इस मंडे नाइट रॉ में ना इस चीज़ को रिवील नहीं करा कि ये जो ये मिस्ट्री मैन है ये विजन के साथ है या नहीं है, इस चीज़ को नहीं दिखाया गया है। तो अब ये आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेगा कि ऐसे तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह से बार बार ये विजन का साथ दे रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी, तो ऑब्वियस ये बात है कि ये कहीं ना कहीं विजन के ही पार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो वो आगे के एपिसोड्स में ही हमें पता चल सकेगा और आगे किस तरह से स्टोरी बढ़ती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर यहाँ पे सही तरीके से स्टोरी को बुक करा गया ना तो वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है। जो ब्लड लाइन वाली हमने स्टोरी देखी थी उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पर मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्लड लाइन वाली स्टोरी में क्या था कि हम एक्सपेक्टेड थे ये चीज़ होना था, बट यहाँ पर क्या है विजन वाली स्टोरी में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और सच बताओ तो जो ऑस्टिन थ्योरी का देखो, ऑस्टिन थ्योरी पहले भी थे और अब भी थे, लेकिन पहले में और अब में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस आया है, एक तो यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी ने अपनी लुक को भी अब कम्प्लीटली चेंज कर लिया है, पूरे बाल को अपना छिलवा लिया है और अपना जो ये एक गुस्सा वाला जो एक अपना चेहरा वो करके दिखा रहे थे ना, वो वाकई में देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आगे के एपिसोड्स होने वाले हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे जो भी हमारे स्मैकडाउन के एपिसोड्स होंगे या फिर रॉ के एपिसोड्स होंगे, आगे जो चीज़ भी होगा आगे देखते हैं, आगे जो स्टोरी है कहाँ तक जाती है, क्या क्या अपडेट्स हमारे पास आता है, जो भी होगा आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप WWE के फ़ैन हो, अगर आप WWE के लगातार देखना पसंद करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।